हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रिवीजन सीरीज ऑफ द क्लास 10th। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कम से कम टाइम में खत्म करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चैप्टर के नाम में ही उसका काम छिपा हुआ है। ह्यूमन आई क्या होता है? तो देखो, ह्यूमन आई के सिंपल डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखी है? ह्यूमन आई इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच एक्ट एज अ कैमरा एंड हेल्प अस टू सी दिस कलरफुल वर्ल्ड। ये एक कैमरे की तरह काम करता है और ये सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसमें जरा सा भी कुछ लग जाता है तो एकदम से हमारी आंखों में पानी आ जाता है। तो इसी वजह से इसको सेंसिटिव पार्ट बोला गया है। सिंपल डेफिनेशन है। अब ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई के कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि सिलियरी मसल्स, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया या फिर ऑप्टिक नर्व और विट्रस ह्यूमर है। ये कुछ पार्ट्स के नाम है जो तुमको पता होने चाहिए कौन सी चीज क्या होती है। तो यहाँ पर समझो, सबसे पहले देखते हैं कॉर्निया क्या होता है। देखो कॉर्निया यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा होगा, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर तुमको ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या काम करता है और ये होता क्या है, तो यहाँ पर समझ लो। आउटर मोस्ट पार्ट होता है आई का, जिसकी थ्रू लाइट एंटर करती है और जिसके पीछे आई लेंस होता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्ट भी करता है आई को, किससे? डस्ट पार्टिकल से। और ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉर्निया के पीछे होता है आई लेंस। आई लेंस क्या होता है? एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसका कर्वेचर कंट्रोल कौन करता है? सिलियरी मसल्स करती है। अब तुम बोलोगे सर, सिलियरी मसल्स और आई लेंस में कोई कनेक्शन होता है क्या? हाँ होता है। क्या कनेक्शन होता है? जो आई लेंस होता है वो एक कॉन्वेक्स लेंस होता है और इस लेंस की होगी फोकल लेंथ। तो उस फोकल लेंथ को चेंज करने में जो हेल्प करता है वो होता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की जो फोकल लेंथ को चेंज करता है वो सिलियरी मसल्स करता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो पार्ट है वो आता है आइरिस। आइरिस क्या काम करता है? आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस करता है। तो यहाँ पर देखो दो रिलेशन है, आई लेंस और सिलियरी मसल दोनों साथ साथ हैं और आइरिस और प्यूपिल एक साथ हैं। आइरिस साइज कंट्रोल करता है प्यूपिल का। तो अब तुम पूछोगे कि प्यूपिल क्या होता है, तो प्यूपिल समझो यहाँ पर प्यूपिल क्या करता है। देखो सिंपली, प्यूपिल जो है ना, लाइट का अमाउंट कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट एंटर करनी चाहिए या फिर करेगी। तो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द ह्यूमन आई। ठीक है, और इसका साइज कौन कंट्रोल करता है? वो आइरिस करता है। ठीक है, तो आई थिंक तुम्हें चीजें क्लियर हो गई होगी। आइरिस क्या होता है, रेड प्यूपिल क्या होता है, और आई लेंस और क्रिस्टलाइन लेंस दोनों सेम चीज होती है, और कॉर्निया क्या होता है। अब यहाँ पर समझो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आई का, वो है रेटिना। रेटिना क्या होता है? देखो रेटिना जो होता है ना, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जहां पर इमेज जो होती है ऑब्जेक्ट की वो फॉर्म होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोल देते हैं। ठीक, ये कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर समझो, रेटिना पे इमेज बन रही है तो ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर इमेज बनी है या नहीं बनी है? तो वहां पर क्या होता है, ये जो इमेज हमें बनती है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेज देते हैं, जिसके बाद ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है और हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तुम्हें ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, द ब्रेन टू इंटरप्रेट एज विजन इट कंप्राइजेस रोड एंड कॉन्स। यहाँ पर रोड और कॉन्स का क्या काम होता है? देखो रोड जो होते हैं ना, जब डिम लाइट होती है तो ये तब देखने में हेल्प करते हैं, और जब ज्यादा लाइट होती है तो कॉन्स देखने में हेल्प करते हैं। नीचे जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब द सेकेंड लास्ट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है? ऑप्टिक नर्व जो होता है एक लार्जेस्ट सेंसरी नर्व होती है। इट कैरीज द इम्पल्सिस फ्रॉम द साइट टू रेटिना टू द ब्रेन, यानी रेटिना से ब्रेन तक जो विजुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है वो होती है ऑप्टिक नर्व। ह्यूमन आई इतना ही सा था, बस तुमको ये याद कर लेना है। जितनी भी डेफिनेशन तुमको दिखाई दे रही है नोट्स में, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, डाउनलोड कर लेना। अब बात आती है कि सर, कि सिलियरी मसल्स का क्या कुछ काम होता है? कि आगे होता है, क्या काम होता है? तुम्हें ये मैंने बताया है कि सिलियरी मसल फोकल लेंथ को चेंज करती है। अब फोकल लेंथ को चेंज कर रही है तो वो कैसे कर रही है, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो उसका रीजन यहाँ पर समझो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? व्हेन द सिलियरी मसल्स गेट रिलैक्स, जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है? तो कर्वेचर जो होता है आई लेंस का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब आई लेंस का कर्वेचर कम हुआ तो जो लेंस है वो भी पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और जैसे ही लेंस थिन हो जाता है तो फोकल लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो हम दूर की ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं। क्लियर हो गया? सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, कर्वेचर आई लेंस का छोटा हो जाता है, और
लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है, और जैसे ही लेंस थिन होता है तो फोकल लेंथ इंक्रीज होती है, और फोकल लेंथ इंक्रीज होते ही हमें दूर की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। इतना क्लियर? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए क्या सिलेरी मसल्स करती हैं। तो सिलेरी मसल्स क्या होती है, एक्टिव हो जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, वहां पर कर्वेचर जो होता है वो डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेंस क्या हो गया, यहाँ पर थिक हो गया, और वहां पर क्या हो रहा था, थिन हो रहा था। ठीक है, अब जैसे ही लेंस थिक हुआ, जब लेंस बढ़ गया, फोकल लेंथ क्या बोलते हैं, लेंस हमारा थिक हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सिंपल। तो चीजें क्लियर हो गई। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और नियर ऑब्जेक्ट के लिए सिलेरी मसल्स क्या होती हैं, जब दूर की चीजें देखनी होती है तो सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, और जब पास की चीजें देखनी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से कर्वेचर ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाता है, थिक लेंस जो होता है वो थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि हम कितने पास तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वो तुम खुद ट्राई कर सकते हो, अपने बुक लेना, अपने पास आंखों के लेके आना, जहां पर तुम्हारी आंखों पे जोर यानी कि स्ट्रेन पड़ने लग जाए, पानी आना स्टार्ट हो जाए, समझ जाना कि तुम उसकी लिमिट से आगे आ गए हो। तो ध्यान रखना, जो किसी भी ह्यूमन बीइंग है, उसका नियर पॉइंट जो है, सबसे पास देखने का जो पॉइंट है, उसका होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक हम नॉर्मली आई से देख सकते हैं, मतलब उसके आगे भी देख सकते हैं, बट आंखों पर जोर पड़ता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि फोन को ज्यादा पास से नहीं चलाना चाहिए। यही इसके पीछे का रीजन है। तो नियर पॉइंट क्या होता है, वेयर द ऑब्जेक्ट कैन सीन विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन द आई, आई के विदाउट स्ट्रेन की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट को देख पाए, उसी को हम बोलते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स या नियर पॉइंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं फार पॉइंट। जब नियर पॉइंट है तो फार पॉइंट भी उसका होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो फार पॉइंट क्या होता है। देखो, तुम चीजों को कहाँ तक देख पाते हो, सिंपल सी बात है, कहाँ तक देख पाते हो, जहां तक तुम्हें दिखाई देता है, यानी इन्फिनिटी तक दिखाई देता है। अब जब तुमको इन्फिनिटी तक दिखाई दे रही हैं चीजें, तो हमारा फार पॉइंट क्या हो गया भाई, इन्फिनिटी तो होगा। फार पॉइंट इन्फिनिटी हो गया। द पॉइंट एट विच द पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सिंपल डेफिनेशन हो गई। आई होप तुमको ह्यूमन आई क्लियर हो गया होगा। सिंपल डेफिनेशन है। आई में जो मैंने बताया था, सिलेरी मसल्स रिलैक्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब रिलैक्स हो जाती है तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होती है तब क्या होता है। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग की आंखों में कई सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। कौन सा डिफेक्ट में क्या हो जाता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे मेनली 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं हमारे। पहला होता है हमारा मायोपिया, जिसका दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। ठीक है, दूसरा होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस। होपफुली ये नाम तो तुम्हें क्लियर ही होंगे। अब इनके अंदर होता क्या क्या है, तो ध्यान से समझो। मायोपिया के अंदर पर्सन को फार ऑब्जेक्ट देखने में दिक्कत आने लग जाती है, डिफिकल्टी होने लग जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। इमेज रेटिना से पहले बन रही है, इसकी वजह से हमें धुंधली चीजें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसको ठीक कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की हेल्प से हम इसको ठीक कर देते हैं। ये डायग्राम है, तुमसे पूछेंगे तो डायग्राम भी तुमको ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम दोनों प्रिपेयर कर लेने हैं, जिससे कि तुम एग्जाम में इसको बना पाओ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखो। तो जो हमारा पॉइंट था, ये नियर हमारा इन्फिनिटी पॉइंट था, नियर पॉइंट था। तो ये पॉइंट पीछे खिसक के चला जाता है, जिस वजह से इमेज जो होती है वो रेटिना पे ना बनने के बाद यहाँ बन जाती है। दैट्स व्हाई वी कैन सी कांट सी द फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, तो ये डायग्राम तुमको बता दिया मैंने, कर लेना अच्छे से। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, तो इसके पीछे का रीजन है शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल। आईबॉल छोटी हो जाती है। ठीक है, आईबॉल छोटी हो जाती है तो इलोंगेशन ऑफ द आईलेंस, आईलेंस बढ़ जाता है। ये तुमको रीजन लिख के आना है, बुक में दिया हुआ है। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया में सिंपल सा बोला गया है, जब उसमें पास के दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाए तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, हम नहीं पास के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। सिंपल। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इमेज, उसमें इमेज रेटिना से पहले बन जा रही थी, इसमें रेटिना के पीछे बनती है, बिहाइंड द रेटिना। और इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से कर देंगे। ठीक है, ये डायग्राम भी तुमको बनाना है। हाइपरमेट्रोपिया का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जरूर बना लेना। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करते हैं, ठीक तो मैंने बता दिया। इसके पीछे का रीजन क्या, कॉजेज जिसे बोलते हैं कॉजेज। तो इलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, वहां पर शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल हो रहा था, यहाँ पर आईबॉल बढ़ जाता है और आई लेंस छोटा हो जाता है। जैसे आई लेंस छोटा होता है तो फोकल लेंथ पीछे बढ़ जाती है, हमारी इमेज हमारी रेटिना के पीछे बनने लग जाती है, जिस वजह से हमको पास की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। होपफुली तुम लोगों को ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसका तीसरा डिफेक्ट जो होता है उसे बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया। और ये प्रेस बायोपिया में पर्सन को ना तो पास का दिखाई देता है, ना ही दूर का दिखाई देता है। पास का और दूर का दिखाई ना देने का मतलब ये है कि उसे चीजें दिखाई देती हैं, बट धुंधली दिखाई देती हैं। यहाँ पर मैं ब्लाइंडनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर समझो प्रेस बायोपिया क्या होता है।
पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट एंड द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इसके पीछे का रीजन है जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फोकल लेंथ को अच्छी तरीके से चेंज नहीं कर पाती, ना तो पास के लिए ना ही दूर के लिए। डेट्स वाई पर्सन कैन सफर फ्रॉम द प्रेसबायोपिया। ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करते हैं? करेक्टेड बाय द बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस से हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो तीनों डिफेक्ट तुमको क्लियर हो गए होंगे, तीनों के रीजन बता दिए, ठीक कैसे करना है वो बता चुका हूँ, और उनकी डेफिनेशन उसके अंदर क्या होता है। ये मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर इज फिनिश्ड। अब इस चैप्टर का दूसरा पार्ट जिसमें हम लाइट के थ्रू खेलेंगे, ये बताएंगे कि जो रेनबो होता है वो कैसे बनता है, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, जब कोई भी एस्ट्रोनॉट ऊपर से देखता है तो उसे जितना भी चीजें हैं ब्लैक क्यों दिखाई देती हैं। तो इस जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, डिस्पर्जन ऑफ द लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म की हेल्प से डिस्पर्जन करने वाले हम लाइट का। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो डिस्पर्जन होता क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब कोई लाइट रे अपने कंपोनेंट पार्ट्स में टूट जाती है उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। अब प्रिज्म, इसी प्रिज्म की वजह से जो लाइट जो इंसिडेंट होती है वो 7 पार्ट्स में टूट जाती है, और उसी 7 पार्ट को कलर को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो तुमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक स्पेक्ट्रम ही तो है, 7 कलर का स्पेक्ट्रम, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अभी 7 कलर कौन कौन से होते हैं उसका याद करने का सिंपल सा निमोनिक ये दे रखा है, विव ग्योर। क्या होता है? विव ग्योर। ठीक, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। मैं यहाँ पर ये रिवाइज करवा रहा हूँ तुमको, ध्यान रखना। तो रिवाइज में सिंपल डेफिनेशन, रीजन, ये सब बता रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं क्या होता है हमारा। किसने बताया था कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई है? सिंपल सी बात है, हर जगह न्यूटन है तो न्यूटन ही ने ही बताया होगा। तो न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म पर इंसिडेंट करवाई एक लाइट। जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाई तो क्या हुआ, लाइट जो है ना वो 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो जब जैसे ही 7 पार्ट में डिवाइड, वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसके आगे एक और प्रिज्म को रख देता हूँ तो क्या और मुझे कलर देखने को मिलेंगे? तो उन्होंने ऐसा किया। जब प्रिज्म को उन्होंने सीधा रखा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जैसे कलर्स थे वैसे ही रहे। फिर उन्होंने सोचा कि इस प्रिज्म को मैं उल्टा लगा के देखता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने प्रिज्म को पहले प्रिज्म के आगे लगाया इन्वर्ट करके, देन जो लाइट थी वो फिर से नॉर्मल लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से न्यूटन ने ये प्रूव कर दिया कि जो लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। यही 7 कलर होती हैं, इनके अलावा कोई कलर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलकर सारे कलर मिले बने हुए हैं। इतना क्लियर हुआ? स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्पर्जन क्या होता है, प्लस जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी थी। किसने प्रूफ किया था? न्यूटन ने प्रूफ किया था। अगर लिखने के लिए आता तो ये सब तुम लिख देना, मैंने साइड में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, अब बात आती है रेनबो फॉर्मेशन की। रेनबो फॉर्मेशन क्या होता है? देखो, रेनबो फॉर्मेशन सिंपल सी बात है, वो होता है डिस्पर्जन की वजह से। बता दिया डिस्पर्जन में क्या हो रहा है, लाइट जो होती है वो अपने कंपोनेंट में टूट जाती है। यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है रेनबो फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है। और रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower। ठीक है, it caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere। देखो सिंपल सी बात है, लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे ड्रॉपलेट्स। अब ये ड्रॉपलेट जो होते हैं ये काम करते हैं किसका? काम करते हैं प्रिज्म का, छोटे छोटे। जैसे ही लाइट आती है यहाँ पर इसके अंदर आती है तो इसके अंदर होते हैं 3 से 4 प्रोसेस। सबसे पहले होता है क्या? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन होने के बाद होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के बाद अंदर लाइट जाएगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद फिर से रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये 4 से 5 प्रोसेस की वजह से रेनबो फॉर्म हो जाता है। और ध्यान रखना है, रेनबो हमेशा किसके? सन के हमेशा अपोजिट बनता है। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट बनता है। ये होता है रेनबो फॉर्मेशन। और रेनबो फॉर्मेशन बन क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये होता है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। ठीक है, अब चलते हैं, रेनबो फॉर्मेशन हमने देख लिया। अब कुछ सवालों के जवाब जो कि तुम्हें ढूंढने हैं, तुम्हें पता चल जाएंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से होने वाले रिफ्रैक्शन को ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता कैसे है? देखो, द रिफ्लेक्शन, ये होता है, यहाँ पर समझो,
द रिफ्रैक्शन ड्यू टू द एटमोसफेयर इज कॉल्ड एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन। ड्यू टू द एटमोसफेयर डिफरेंट, देखो अर्थ के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होते हैं, इसी की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, सेम मीडियम अर्थ का नहीं है। ऊपर की तरफ जाओगे तो कुछ और है, नीचे की तरफ आओगे तो कुछ और है, ठीक है। इसी वजह से जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है, और जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में जाती है तो तुमने स्टार देखे हैं, पूछेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्योंकि अर्थ के पास बहुत सारी लेयर्स हैं, तो बार बार लाइट जो होती है कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट होती है, दैट्स वाई स्टार्स कैन बी ट्विंकल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्स आर ट्विंकल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्लू कलर होता है स्काई का क्यों होता है। सिंपल सी बात है, जो ब्लू कलर होता है स्काई का, वो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट सनलाइट की स्कैटरिंग होने की वजह से होता है। और जब सनलाइट स्कैटर होती है तो जो ब्लू कलर होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, और जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से ट्रैफिक लाइट डेंजर सिग्नल्स में हम रेड लाइट का यूज करते हैं, बिकॉज रेड लाइट ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है। इसी वजह से रेड लाइट का यूज किया जाता है। पीछे का रीजन पता चला। तो ब्लू इसलिए वजह से दिखाई देता है क्योंकि ब्लू जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है। और रेड का यूज क्यों किया जाता है ट्रैफिक लाइट्स या फिर डेंजर सिग्नल्स में, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, मैं बार बार स्कैटर बोल रहा हूँ, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ होती होगी। सिंपल सी बात है, द प्रोसेस इन विच सनलाइट इज स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द टेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। पार्टिकल्स जब लाइट ट्रेवल करती है, जैसे ये लाइट ट्रेवल कर रही है यहाँ पर, इसके रास्ते में कुछ पार्टिकल्स आएंगे तो ये स्कैटर कर जाएगी चारों तरफ, और सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करेगी, ब्लू वाली लाइट, सिंपल। आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें क्या करना है, नोट्स को डाउनलोड करना है, सारी चीजों को फिर से पढ़ना है, और तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगा लेने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।